तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है या पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आप लोग इसमें से कितना क्वेश्चन जानते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि षटकी दोष किसे कहते हैं। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए जो यहाँ पे एक हम लेते हैं क्रिस्टल। जो क्रिस्टल जो होता है ना, इसमें धन आयन और ऋण आयन होता है। और इस क्रिस्टल जालक में से जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन इस क्रिस्टल से बाहर हो जाता है तो इस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को हम कहते हैं षटकी दोष। देखिए आप क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा गया है कि जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाते हैं, क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को षटकी दोष कहते हैं। और इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, यानी कि षटकी दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व होता है ना, क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फ्रेंकल दोष क्या है। यहाँ पर एक क्या है, क्रिस्टल है, और जो क्रिस्टल है इसमें होता है धन आयन ऋण आयन। धन आयन ऋण आयन का तो यहाँ पर धन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कुछ खाली स्थान होता है। यहाँ पर क्या ये खाली स्थान, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये धन आयन या ऋण आयन, कोई भी क्या होता नहीं, अपना स्थान छोड़कर इस खाली स्थान में आकर प्रवेश कर जाता है। इस खाली स्थान क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। तो इसके कारण इस क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को हम कहते हैं फ्रेंकल दोष। यहाँ पर लिखा गया है कि जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में फंस जाता है तो ऐसे दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित होता है, यानी कि बदलता नहीं है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है, बोला है कि प्रासरणी दाब किसे कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा एक हम बनाते हैं यहाँ पे ड्राइंग। देखिए एक पात्र है, यहाँ पर हम बीच में ले लेते हैं एक अर्ध परागम्य झिल्ली। क्या हो गया, अर्ध परागम्य झिल्ली हो गया। और इधर इसके दोनों तरफ ना अलग अलग कण होता है। इसमें जो यहाँ पर कण होता है ना, इसको कहते हैं हम विलायक का कण, विलायक का कण। और इसमें जो यहाँ पर जो कण होता है ना, इसको कहते हैं हम विलयन का कण। ये क्या होता है, यहाँ पे विलयन का कण। और हम जानते हैं कि परासरण क्या होता है। परासरण जब विलायक का कण अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर प्रवेश करता है तो इसके कारण जो कारण होता है, इसका कहते हैं हम उसको, इस घटना को कहते हैं हम परासरण। और इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन की ओर हम एक दाब लगाते हैं, और इस दाब को हम कहते हैं परासरणी दाब। यहाँ पर लिखा गया है कि वैसा बाहरी दाब जो अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले परासरण को रोकने के लिए लगाया जाता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उल्टा परासरण किससे कहते हैं। अभी हमें बताया था कि क्या होता है, एक पात्र हो गया, इसके जो बीच में होता है क्या, यहाँ पे अर्धपरागम्य झिल्ली, और इधर होता है विलायक का कण, विलायक का कण होता है, और इधर क्या होता है, विलयन। और इसमें हम जानते हैं परासरण क्या होता है कि जो विलायक का कण अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो इसको हम कहते हैं परासरण। और इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम विलयन की ओर एक हम लगाते हैं दाब, इसे कहते हैं परासरण दाब। और ये परासरण दाब अगर क्या होगा, अधिक हो जाएगा तो क्या होता है ना कि विलयन जो होता है विलायक का कण पुनः कहाँ जाने लगता है, विलायक की ओर प्रवेश करने लगता है। तो इसी को कहते हैं हम उल्टा परासरण। यहाँ पर लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम उल्टा परासरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन किससे कहते हैं।
तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। इसमें डेल्टा V और डेल्टा H दोनों 0 के बराबर होते हैं। राउल्ट का जो नियम होता है ना, यहाँ पे PA अगर हम लेंगे तो क्या होता है यहाँ पे P नॉट A, और क्या होता है यहाँ पे XA होता है, और एक होता है PB बराबर P नॉट V, और क्या होता है यहाँ पे XB होता है। ये क्या हो गया, ये राउल्ट का नियम होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आना आदर्श विलयन या वास्तविक विलयन किसे कहते हैं। आना आदर्श विलयन या वास्तविक विलयन किसे कहते हैं। तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम आना आदर्श विलयन या वास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जब होता है ना कि डेल्टा V क्या होता है 0 के बराबर नहीं होता है, और डेल्टा H भी 0 के बराबर नहीं होता है। और यहाँ पर लिखा है कि नॉट PA बराबर होता है P नॉट A और XA, और ये क्या होता है यहाँ पे PB बराबर P नॉट B, और क्या होता है यहाँ पे XB। तो ये राउल्ट का नियम का जो पालन करता है ना उसके लिए, ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है तो इसमें क्या होता है, ये वाला बराबर नहीं होता है। आज समझ में। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम क्या होता है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं ड्राइंग। ये देखो क्या है, एक पात्र है, इसमें हम 2 को लगा लेते हैं इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं कि जो ये वाला है ना क्या है, प्लस, प्लस मान लेते हैं इसको प्लस, और जो प्लस होता है उसे कहते हैं हम एनोड। ये क्या करते हैं, इसको माइनस मानते हैं, तो क्या चाहिए कैथोड। और ये हम जानते हैं कि इसमें जो क्या होता है कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। और इसको क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड है ना इसको हम दोनों को हम जोड़ते हैं एक बैटरी से, और यहाँ बैटरी से जैसे प्रवाहित करते हैं ना आवेश या धारा या आवेश, तो क्या होता है इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है ये क्या होता है आयनों में टूट जाता है, प्लस और माइनस में। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये प्लस जो ये दिख रहा है ये कहाँ जाता है, प्लस वाला जाता है माइनस के पास, और माइनस वाला कहाँ जाता है प्लस के पास। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लस वाला है कहाँ जाएगा, ये माइनस के पास जाएगा, और जो माइनस वाला कहाँ जाएगा, ये प्लस के पास। तो इसका दोनों का क्या होता है यहाँ पे मात्रा इकट्ठा होता है। तो फैराडे बताए थे कि क्या होता है जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ये क्या होता है समानुपाती होता है आवेश के। जितना ही हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो इसका विद्युत अपघट्य का भी द्रव्यमान इलेक्ट्रोड पर उतना ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। तो जो यहाँ पर द्रव्यमान हो गया समानुपाती आवेश के, और यहाँ से हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, यहाँ हो गया M बराबर हो जाएगा, नियतांक आ जाएगा Z, और Q का जो फार्मूला होता है ना Q बराबर IT होता है। तो यहाँ Q जो लिख देंगे हम IT। तो क्या हो गया फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम M बराबर ZIT होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कापा से सूचित किया जाता है, और इसका जो मात्रक होता है ओम, मीटर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। हम मानते हैं कि क्या है, एक अभिक्रिया यहाँ पे A प्लस B, ये अभिक्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है यहाँ पे AB बना रहा है। इसको कहते हैं हम अभिकारक की क्या होता है प्रतिफल। तो हम अगर अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे R समानुपाती A का सांद्रता और B का सांद्रता, और इसके ऊपर जो होता है ना यहाँ पे मान चलिए इसका क्या है कुछ गुणांक, यहाँ पे क्या होगा x मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम y। तो इसका जो गुणांक होता है ना इसके हम ऊपर लिख देते हैं। ये क्या होता है इसके x एक आगे क्या है x है, तो इसके ऊपर लिख देंगे हम x, b की जगह क्या है y है, तो यहाँ लिख देंगे हम y। और इसका जो घात दिखाई दे रहा है ना इसी का जितना योग आता है x प्लस y का जितना मान आएगा, जितना यहाँ पर मान आएगा वही क्या कहलाता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की अणुता किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं और अणुओं के न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं हम अभिक्रिया की अणुता कहते हैं, और ये मैक्सिमम कितना होता है 3 तक होता है, 3 से अधिक नहीं होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। हम लोग जानते हैं कि जो रासायनिक अधिशोषण होता है कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, भौतिक और एक रासायनिक। तो इसमें होता है ना कि जो बल लगता है बहुत कमज़ोर बल होता है, इसमें क्या होता है मजबूत बल। ये होता है उत्क्रमणीय, ये क्या होता है अनुत्क्रमणीय। ये जो होता है बहुआण्विक स्तर होता है, यानी कि स्तर पर स्तर इसका होता है लेयर बना हुआ रहता है, लेकिन क्या होता है एकल आणविक स्तर ये होता है रासायनिक अधिशोषण में। इसमें जब हम दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण क्या होता है बढ़ता है, इसमें दाब बढ़ाने से अधिशोषण घटता है। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचने के लिए कौन कौन सी विधियाँ बरतनी चाहिए। तो इसे यहाँ पर लिखा गया है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश तथा वायु की उपस्थिति में विघटित हो जाता है। विघटन रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन कांच की बोतल में रखते हैं तथा थोड़ी एथिल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl2 होता है, और ये क्या करता है वायु यानी कि O2 के साथ या हाफ O2 लेते हैं, उपस्थिति में रहता है अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है COCl2, जिसका नाम क्या होता है ये इसका फास्जीन गैस। और ये कुछ मतलब क्या बनाते हैं यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनाता है। और जो यहाँ पे फास्जीन गैस बनाया है ना COCl2, ये क्या होता है बहुत विषैला होता है। तो इसको मतलब कि क्लोरोफॉर्म को यहाँ पे 3 होता है, क्लोरोफॉर्म को फास्जीन गैस से बचने मतलब कि बनने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम इसको रंगीन कांच की बोतल में रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों की तरह करता है व्यवहार करता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर्मिक अम्ल एल्डिहाइड और अम्ल दोनों जैसे आचरण करता है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइड समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों क्या होता है पाया जाता है। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। अगर इसका हम संरचना देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे OH हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे H। इसमें देखते हैं ना तो दोनों अगर देखेंगे ना तो एल्डिहाइड का भी और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों का क्या होता है फंक्शन को पाया जाता है। यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाता है यहाँ पे CHO, जिसे क्या कहते हैं हम एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। और यहाँ पे देखते हैं ना अगर इसको हम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला, इसको अगर देखेंगे तो ये होता है यहाँ पे COO और H, जिसे क्या कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ना जो यहाँ पर फार्मिक अम्ल दिखाई दे रहा है फार्मिक अम्ल, तो इसमें ना एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों का फंक्शन ग्रुप का होता है पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है ना कि इसमें मतलब दोनों का आचरण ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन है कि दोनों का करना है IUPAC नामकरण लिखना है। देखिए इसमें देखो इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें 4 वो क्या है कार्बन है, चारों कार्बन का क्या है मुख्य चयन है, तो इसका लिख देंगे हम यहाँ पे ब्यूट। यहाँ पे क्या है ये डबल बॉन्ड भी है, कितना कार्बन पर इसको मान लेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 और क्या यहाँ पे इन को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसके लगता है ओइक एसिड, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 ओइक एसिड। इसमें देखो यहाँ पर जो इसमें है ना ग्रुप कौन सा ग्रुप है एमीन ग्रुप है, तो इसमें देखते हैं कि क्या मिथाइल है ना N पर है, तो यहाँ लिख देंगे हम N मिथाइल। उसके बाद इसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लिखते हैं हम प्रोप। यहाँ पर लगा देंगे हम N, और इसमें का जो एमीन ग्रुप है ना इसके लिए लगता है यहाँ पे एमीन क्या हो गया इसका ये IUPAC नाम हो गया। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि उपशामक से आप क्या समझते हैं। तो वैसा रसायन जो रोगियों को उत्तेजना मानसिक तनाव चिंता को कम करे उपशामक कहलाता है। उपशामक का दिमागी उपचार में व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर क्या है कुछ उसका उदाहरण है आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि एथिल
एथिल एमीन HgCl2 की उपस्थिति में CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, एथिल एमीन का फार्मूला जगह पे C2H5NH2 और इसका अभिक्रिया किससे कराना है, CS2 से। तो जो बनाता है अभिक्रिया करके ना यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे NCS बनाता है और प्लस में निकल जाता है यहाँ पे H2S निकल जाता है। तो ये वाला क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश एवं वायु में खुला छोड़ देता है। तो हम यहाँ बताए थे ना क्या बनाने लगा, ये COCl2 जो का एक विषैला गैस है। क्या है, विषैला गैस है। तो ये क्या करता है ना, जब इसको क्लोरोफॉर्म को हम खुला मतलब प्रकाश में और खुला वायु में छोड़ते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म चेंज होता है किस में, फास्जीन गैस में, जो क्या होता है एक विषैला गैस होता है। इसका रिएक्शन हम अगला उस क्वेश्चन में करा दिए हैं। देखो अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि क्या होता है जब एथिल क्लोराइड एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम जानते हैं कि देखो ये क्या होता है ना, एथिल क्लोराइड C2H5 और क्या होता है क्लोराइड है तो यहाँ क्या हो जाएगा Cl और इसका अभिक्रिया कराएंगे सोडियम आयोडाइड से यानी कि Na से। तो इसका जब अभिक्रिया होता है ना तो ये बनाता है एथिल C2H5 और यहाँ पर यानी कि एथिल आयोडाइड और यहाँ पर क्या निकलते हैं, यहाँ पे NaCl बाहर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है ना कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ चल रहा है, आयोडाइड के पास, और ये जो यहाँ पर आयोडीन है कहाँ चल रहा है, क्लोराइड के पास। तो ये जिसमें था ना एथिल क्या था, क्लोराइड, और ये क्या हो गया यहाँ पे एथिल आयोडाइड बन गया है। तो ये एथिल क्लोराइड का अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो एथिल आयोडाइड बन जाता है और NaCl सोडियम क्लोराइड। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल को प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें देखते हैं ना कि एथेनॉल क्या हो जाएगा, या एथिल अल्कोहल C2H5 एक आ जाए यहाँ पे OH और इसका अभिक्रिया कराएं किससे हम, थायोनील क्लोराइड होता है SOCl2। तो यहाँ अभिक्रिया कराएं किससे हम, SOCl2 से और यहाँ पे क्या होगा उपस्थिति, प्रीडीन। तो इसको जब अभिक्रिया होता है ना तो ये बना लेता है C2H5 और Cl और यहाँ पे हो जाता है HCl और क्या होता है यहाँ पे SO2। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या था, ये एथिल अल्कोहल था, इसका अभिक्रिया कराए हैं थायोनील क्लोराइड से तो क्या बन गया यहाँ पे एथिल क्लोराइड बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड होता है CH3 और क्या होता है यहाँ पे I, इसका अभिक्रिया कैसे करेंगे हम, मैग्नीशियम धातु के साथ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Mg और क्या हो जाएगा यहाँ पे I, और इसको क्या कहते हैं हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एथिल क्या होता है, ये हाईलाइट होता है यहाँ पे RX, इसका अभिक्रिया कैसे करा देंगे हम, मैग्नीशियम धातु साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RMgX बन जाएगा, जो कि क्या है ये वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।